प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन आज के इस अंक में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों की और वहाँ के एक बड़े मराठा क्षत्रप उद्धव ठाकरे की, जिनकी हालत बेचारों वाली हो गई। एक समय वो था जब पूरे महाराष्ट्र की राजनीति की कोई भी बड़ी घटना या कोई भी बड़ा निर्णय मातोश्री, जो कि इस समय उद्धव ठाकरे का निवास है, वहाँ से लिया जाता था। लेकिन अब अपनी राजनीतिक हैसियत को बचाए रखने के लिए, अपने पद और प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे दर दर मारे मारे फिर रहे हैं। वो दिल्ली आए थे, कांग्रेस की जो प्रमुख नेत्री हैं सोनिया गांधी जी, उनसे उन्होंने भेंट की और प्रयास किया कि किसी तरीके से उन्हें महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए इंडी गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए। लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का आश्वासन कांग्रेस हाईकमान की तरफ से नहीं मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस की जो स्थानीय इकाई है और वहाँ के नेता हैं नाना पटोले, वो लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे उद्धव ठाकरे और शिव सैनिक असहज हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा ऐसा समझिए कि उद्धव ठाकरे, जो कि हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र हैं, उनकी विरासत को संभाल रहे थे। और वो बाला साहब ठाकरे जो लगातार कांग्रेस और उसकी विचारधारा का विरोध करते रहे, हिंदुत्व के रास्ते पर चलते थे। उनका ये मानना था कि चाहे कांग्रेस हो गई या फिर एनसीपी जो शरद पवार जी हैं, वो पहले कांग्रेस में ही थे। सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस से अलग हटकर अपनी पार्टी बनाई, जिसका नाम उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी रखा, क्योंकि उन्हें लगता था कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस बची है वो राष्ट्रवादी नहीं रह गई है। इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी रखा था। लेकिन इसी कांग्रेस के और एनसीपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे सरकार चलाए और उन सारे जो सिद्धांत थे उनकी पार्टी के, जो उनकी पार्टी की विचारधारा थी, उससे काफ़ी हद तक डिग गए। यहाँ तक कि विनायक दामोदर सावरकर, जो हिंदुत्व के प्रतीक कहे जाते हैं और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे प्रमुख आदर्शों में से एक हैं, उनके लिए भी राहुल गांधी जी ने जब अपशब्द कहे तो उतना मुखर विरोध उद्धव ठाकरे जी नहीं कर पाए, जिसके लिए शिव सैनिक जाने जाते हैं। आपको याद होगा कि जब 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे महाराष्ट्र के, तब कांग्रेस एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और दूसरे गठबंधन में थी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। 288 विधानसभा सीटों वाली इस महाराष्ट्र विधानसभा के लिए बहुमत के लिए 145 विधायकों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 55 सीटों पर 105 क्षमा कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने 105 सीटों पर विजय हासिल की और शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत हासिल की। इस तरह से दोनों की मिलाकर के 161 सीटें हो रही थीं, जो आराम से, बहुत ही सहज रूप से बहुमत का आंकड़ा पार कर रही थी। लेकिन उस समय पर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के लिए जिद ठान के बैठ गए। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, लेकिन इसी समय मौका देखा कांग्रेस पार्टी ने। आपको इससे पहले की बता दें कि सन 2018 में जो कांग्रेस ने किया था कर्नाटक की जो विधानसभा है उसमें 224 सीटें हैं और जो बहुमत है उसके लिए 113 विधायक चाहिए होते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीटें जीती, यानी कि वो बहुमत के आंकड़े से 9 सीटें पीछे थे। लेकिन दोपहर बाद जैसे धीरे धीरे
वहाँ के चुनाव परिणाम स्थायी होने लगे, उनमें ठहराव आने लगा, तो कांग्रेस को ये समझ में आ गई कि इस बार कर्नाटक विधानसभा में हंग असेंबली आने जा रही है, वहाँ पे किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने वाला नहीं है। तो उन्होंने जनता दल सेक्युलर के जो नेता थे HD कुमारस्वामी, उनके लिए सीधे न्योता दे दिया कि वो उनके लिए समर्थन देने को तैयार हैं और HD कुमारस्वामी नई सरकार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब HD कुमारस्वामी ने केवल 37 सीटों पर विजय हासिल की थी और कांग्रेस के पास 80 सीटें थीं, लेकिन 80 और 37 मिलाकर के 117 सीटें होती हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से ज़्यादा हैं। अब किसी 37 विधायक वाले नेता के लिए अगर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो वो भला कैसे भूल सकता है, कैसे छोड़ सकता है। आपको याद होगा HD कुमारस्वामी के पिता देवगौड़ा जी, वो जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो वो भी बहुत थोड़ी सी सीटों के साथ, उनके समर्थन में बहुत थोड़ी सी सीटें थी, बहुत थोड़े सांसद थे, लेकिन उनके लिए देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिल गया था। तो HD देवगौड़ा जो थे, उनके पुत्र HD कुमारस्वामी वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो मंचों पर से रोते हुए दिखाई दिए। स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें इतना दुखी कर दिया कि अंत में उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। तो इस तरह की घटना वो कांग्रेस कर्नाटक में कर चुकी थी। उसे लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो मजबूत गठबंधन है, जो कई बार से लगातार सरकार बना रहा है, उसे तोड़ना है तो ये सबसे अच्छा मौका है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे की जो महत्वाकांक्षा है प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की, उसे अगर पूरा कर दिया जाए तो इस गठबंधन को आसानी से तोड़ सकते हैं। मराठा क्षत्रप शरद पवार और कांग्रेसियों ने मिलकर के ये पूरा का पूरा योजना बनाई और उद्धव ठाकरे के लिए अपने साथ महाविकास अघाड़ी में शामिल कर लिया। 56 सीटें शिवसेना की, 44 सीटें कांग्रेस की और 54 सीटें NCP। जब इन सब को जोड़ा गया तो ये बहुमत के आंकड़े को पार कर गई और महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बन गई। लेकिन वो शिवसैनिक जो लगातार कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इनके विरोध की राजनीति करते रहे थे, उनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उनके अंदर एक उबाल था, उनके लिए अपने जो समर्थक थे उनको जवाब दे पाना संभव नहीं हो पा रहा। और अंततः लगभग पूरी शिवसेना वो दो फाड़ हो गई। दो फाड़ में बहुत छोटा सा हिस्सा उद्धव ठाकरे के साथ रह गया और अधिकांश विधायक और सांसद जो शिवसेना के थे वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी से अलग हो गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो उनका स्वाभाविक साथी था, राजनीतिक साथी था, समान विचारधारा वाला था, उसके साथ जुड़ करके महाराष्ट्र में नई सरकार बनाई, जिसे महायुति का नाम दिया गया और एकनाथ शिंदे इस महायुति के मुख्यमंत्री बने। और आपके लिए हैरानी हो सकती है ये सुनकर के कि एक मुख्यमंत्री जो कि बहुत अधिक सीटों के साथ, जिसका समर्थन ज़्यादा विधायकों का था, वो उन एकनाथ शिंदे के साथ उस सरकार में उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। आज भी वो सरकार भली भांति चल रही है। किसी प्रकार की ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है जिसको लेकर के ये कहा जा सके कि एकनाथ शिंदे अपनी इस स्थिति से नाखुश हैं या असंतुष्ट हैं। लेकिन बात जो हम लोग कर रहे थे उद्धव ठाकरे की, उनकी बेचारों वाली स्थिति क्यों हो गई है, तो उसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जो एकनाथ शिंदे अधिकांश विधायकों और सांसदों को लेकर अलग हुए थे, उन्हें असली शिवसेना माना गया और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को असली शिवसेना ना माना गया। ना तो उनके पास पार्टी का नाम रह गया और ना ही चुनाव चिन्ह रह गया। इसके बाद ये माना जा रहा था कि जो शिवसेना में टूट फूट हुई है, इसका लाभ क्या बाला साहब ठाकरे जी का पुत्र होने के कारण उद्धव ठाकरे को मिलेगा। तो इसकी पहली जांच हुई जब लोकसभा चुनाव अभी कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में हुए।
ये तय होना था कि जो मराठा वोटर है, जो पक्का शिवसैनिक है, वो एकनाथ शिंदे के साथ जाएगा या फिर उद्धव ठाकरे के साथ। तो अगर स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखें तो शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसका स्ट्राइक रेट यानी जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़े और जितनी सीटों पर वो जीते, उसके हिसाब से देखें तो उसका स्ट्राइक रेट रहा है 42%। जबकि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है, यानी जो असली शिवसेना है, उसका स्ट्राइक रेट रहा है 50%। हालांकि सीटें जो हैं वो उद्धव ठाकरे ने ज़्यादा जीती हैं, क्योंकि वो अधिक सीटों पर चुनाव लड़े थे। एकनाथ शिंदे 7 सीटों पर विजयी हुई है शिवसेना जो है, और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो 9 सीटों पर विजयी हुई है। लेकिन 13 सीटें ऐसी थीं जहां पर आमने सामने का मुकाबला था उद्धव ठाकरे का और शिवसेना का। उन 13 में से 7 सीटों पर शिवसेना विजयी हुई, यानी कि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी थे उनके प्रत्याशी जीते, जबकि उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी 6 सीटों पर विजयी हुए। और अगर वोटों की बात कहें तो एकनाथ शिंदे को 62,55,584 वोट मिले हैं, और उद्धव ठाकरे के जो प्रत्याशी हैं उन्हें 60,38,891 वोट मिले। यानी कि शिंदे के मुकाबले 2,26,693 वोट कम मिले उद्धव ठाकरे के प्रत्याशियों को। यहाँ एक चीज़ और समझने की है कि शिंदे और भारतीय जनता पार्टी जो हैं, ये एक समान विचारधारा के दल हैं, तो इनके साथ वो वोट नहीं जुड़ा है जो कि भाजपा और शिवसेना का विरोधी वोट कहा जाता है। जबकि उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट भी मिले हैं, जो कि सामान्य तौर पर कांग्रेस और एनसीपी का प्रतिबद्ध मतदाता है। ये शिवसेना को नहीं मिलता था। यानी कि जो 60 लाख वोट मिले हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, उसमें बहुत बड़ी संख्या मुस्लिम वोटों की है, जो कि भाजपा और शिवसेना का परंपरागत मतदाता नहीं है, बल्कि उसका विरोधी मतदाता है। वो किसी भी उस दल को वोट दे सकता है जो कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का रास्ता महाराष्ट्र में रोक रहा होगा। तो जो एक अंदाज लगाया जा रहा था, राजनीतिक विश्लेषक ये सोच के चल रहे थे कि क्या उद्धव ठाकरे को सिंपैथी वोट, सहानुभूति वोट मिलेगा शिवसैनिकों का, तो स्पष्ट रूप से वो वोट हासिल करने में उद्धव ठाकरे नाकाम रहे। अब उसका परिणाम ये निकला है कि आज उनको वो महत्व विधानसभा चुनावों में नहीं मिल पा रहा है। उनके लिए मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाने से या चेहरा बनाने से महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने, यानी शरद पवार ने और कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। पहले शरद पवार जी ने ये कहा था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये चुनाव के नतीजे आने के बाद तय होगा, लेकिन अब उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेता जयंत पाटिल के बारे में ये कह दिया कि आगे महाराष्ट्र का विकास कैसे चलेगा इसका नेतृत्व जयंत पाटिल करेंगे। यानी कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनकी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा जयंत पाटिल हैं। यानी कि बिल्कुल नकार दिया है उद्धव ठाकरे की दावेदारी को शरद पवार ने। वास्तव में आज महाविकास अघाड़ी के लिए उद्धव ठाकरे की कोई आवश्यकता भी नहीं है, वो केवल उनको ढो रहे हैं इस विधानसभा चुनाव के तक। आप निश्चित मान के चलिए जब ये विधानसभा चुनाव खत्म होंगे उसके बाद दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिए जाएंगे उद्धव ठाकरे, अगर उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। क्योंकि जो मराठा वोट था, जो शिवसेना प्रतिबद्ध वोट थे, उनको महाविकास अघाड़ी के पक्ष में लाने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं उद्धव ठाकरे। पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर महाविकास अघाड़ी में शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो बहुमत के आंकड़े तक उनका पहुंच पाना लगभग असंभव है। और अगर शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ में अजीत पवार
ठीक ठाक प्रदर्शन कर लेते हैं तो इनकी सरकार बन सकती है। लेकिन फिर भी अगर ये मान के चला जाए, क्योंकि चुनाव में कुछ भी हो सकता है, अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने की नौबत आती है तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि वो चेहरा जो मुख्यमंत्री बनेगा उसमें उद्धव ठाकरे का नाम होने की संभावना ना के बराबर है। तो ऐसी हालत में बेचारे उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ एक ही आधार था महायुति को छोड़कर महाविकास अघाड़ी की तरफ जाने का। वो अपने शिव सैनिकों को जो उनके साथ हैं उन्हें क्या कहकर संतुष्ट करेंगे, क्योंकि वैचारिक रूप से तो चाहे कांग्रेस और एनसीपी हो गई और उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो गई, ये एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पे खड़े हुए हैं। एक विशुद्ध रूप से प्रखर हिंदुत्ववादी पार्टी हुआ करती थी, भले ही आजकल वो उससे थोड़ा समझौता कर रहे हैं, लेकिन मूल शिव सैनिक आज भी प्रखर हिंदुत्ववादी है। वो विनायक दामोदर सावरकर को सिर्फ महान क्रांतिकारी और महान स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानता, वो उनको एक तरीके से पूजता है। जबकि कांग्रेस के नेताओं के विनायक दामोदर सावरकर के विषय में क्या विचार हैं ये जग जाहिर है, दुनिया जानती है। ऐसी हालत में कांग्रेस और एनसीपी को अब उद्धव ठाकरे की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उन्हें मालूम है कि उद्धव ठाकरे का जितना प्रयोग करना था 2019 में वो उसका प्रयोग कर चुके हैं और अब वो उनके लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं रह गए हैं। तो जो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए महाविकास अघाड़ी में आए थे, अब ना तो वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा हैं और ना ही भविष्य में उनके मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद है। ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर खराब हालत किसी नेता की महाराष्ट्र में है तो उसका नाम है उद्धव ठाकरे। उन्होंने अपनी विचारधारा भी छोड़ी, उनकी पार्टी भी चली गई, चुनाव चिन्ह भी चले गए और जनाधार भी कितना बचेगा वो इस चुनाव के नतीजे से मालूम चल जाएगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।